दूसरे दिन मैं जब स्कूल आई तो सपना गेट पर ही मिल गई। वो एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मेरा सोचने का नजरिया ही उसके लिए बदल जाता। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का और कोई और नहीं बल्कि महेश है, जो बातें करते करते सपना का हाथ थाम लेता है। मैं उन दोनों के नजदीक जाते ही चहक पड़ी। हेलो सपना, कैसी हो? सपना मेरे गालों पे एक प्यारी सी चपत लगाते हुए बोली। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तो मेरे घर आती है। यह महेश है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। सपना ने महेश की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मैं हंसने लगी। क्या महेश को मैं नहीं जानती हूँ जो तू परिचय करवा रही है? हाँ, महेश तेरा बेस्ट फ्रेंड है। यह मुझे मालूम नहीं था। मैं यह कहते कहते चुप लग गई। महेश मुझे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वो आंखें नचाते हुए बोला। सपना, तुम्हारी ये सहेली तो बड़ी सुंदर और स्मार्ट है। क्या मेरी प्यारी सहेली सपना बदसूरत है? मैंने वंक किया तो महेश सपना की ओर देखकर बोला। सपना, बुरा ना मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डलवाना चाहती है। महेश की यह कहते ही सपना हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे न रह सकी। शाम के 4 बजे मैं सपना को ढूंढने लगी। ये क्लास से गायब थी। महेश भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने सपना की सहेली से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैं सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वो इसमें उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगल का है। वह होश में तो है। नहीं चाहते हुए मैं भी स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने तो ही एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ कर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे काफी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबी पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े सपना और महेश को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। सपना यहाँ महेश के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं सधे पांव से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा सपना ने अपनी सलवार एक तरफ खोल के रख दी थी और महेश ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हो या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हो। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी रही, उनकी उस खेल को देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पेड़ों की ओर से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे और आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो सपना की आवाज सुनाई दी। महेश, तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। सपना ये कहकर इधर ही खड़ी हो गई। महेश चला गया। महेश के जाते मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं सपना को पकड़ लेना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि सपना, तू ये किस मजबूरी में महेश के साथ खेल खेल रही है? आखिर मैंने सपना को पकड़ ही लिया। वह मेरे तेज तेज कदमों की आवाज सुनकर ऐसे चौंक कर मुड़ी जैसे किसी हिरन पर शेर ने अचानक ही हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। सपना मुझे वहां देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि काफी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरी सहेली है। कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरती है? मैं तो इधर तुमको ढूंढती हुई चली आई थी। अब बता, तू इधर क्या करने आई थी? सपना एक काफी सुलझी हुई लड़की थी। वो इतना तो जान ही गई कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वो कोई बहाना न करते हुए बोली, मैं क्या करूं रिया? मुझे मर्दानी बाहों के स्पर्श का आदत हो गया है। जैसे कोई प्यासा पानी के बिना नहीं रह पाता है, इस तरह मैं इसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं चौंक गई। तू ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं महेश के साथ अपनी बुक की फोटोकॉपी करवाने स्कूल के गेट से बाहर गई हुई थी। वो बोला, चलो आज स्कूल के पिछवाड़े वाले पार्क पे चलते हैं। मैंने उसे मना भी किया लेकिन उसने मुझे कहा, चलो थोड़ी देर वहां पर बैठते हैं, उसके बाद हम लोग फोटोकॉपी करवाने के लिए जाएंगे। और फिर मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुंचे। महेश ने अचानक ही मजाक मजाक में छाती पर हाथ फेर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रूम रूम खड़े हो गए। पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। महेश ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंदमय, कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन ही हुई।
अब मैं भी महज के शरीर पर हाथ फेरने लगी। स्त्री बाहों के स्पर्श से वह भी पहली बार ही परिचित हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते इतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब एक दूसरे में समा के पता ही नहीं चला। कुछ होश ही ना रहा। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो उठे जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले रहते हैं। बस सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों साहसों के बाद मुझे बड़ी ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ब खुद ही महेश के पास पहुंच गई। वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। इस तरह मैं रोज ही इसे न दोहराने का संकल्प लेती हूँ और दूसरे दिन स्वतः ही महेश के साथ बाग की ओर बढ़ जाती हूँ। यह मर्दानी बाहों के स्पर्श का ही जादू है जो चाहकर भी मैं और महेश एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं। हमें इसका चस्का लग गया है। रिया, तुम हमारे इस संबंध का जिक्र किसी से भी मत करना। समझ लो तुमने कुछ नहीं देखा। मैं धीरे से मुस्कुराई, फिर उसकी बाहों पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीचों बीच आए तो मैं बोली, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तेरी सहेली हूँ। तू तो बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वालों होकर भी तुमसे भी कई गुजरी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कोई कुछ कह सकता है। मैं यह कहकर घर की ओर जाने लगी तो सपना बोली, मेरी दीदी की शादी परसों है, तुम जरूर जरूर आना। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, यह तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये खबर तो अब तक छिपाए बैठी थी। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन सपना, तुझे या महेश को इसकी प्रेरणा किससे मिली? मैं जानने के लिए उतावली हो उठी, अपने अपने माता पिता से। सपना ये कहकर सड़क की ओर बढ़ गई। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा भी टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतजार ना करना। यह कहकर मम्मी चली गई। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेगी, क्योंकि मुझे पता था वह पूरी रात आदर्श अंकल के यहाँ रहेगी। वह अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होना देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। पर क्या इतना आनंददायक होता है कि उसके बिना सपना जी नहीं सकती। मम्मी मुझे अकेले छोड़कर आदर्श अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। काव्या पापा के बिना नहीं रह पाती है। क्या आइसक्रीम और बर्फी से ज्यादा स्वाद साथ सोने में होता है? मैं नहीं मानती ये सब कुछ झूठ है। जीवन के सारे सुखों में से बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है? मैं ये सोचते सोचते झपकी लेने लग गई। मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकाला। भूख तो उतनी थी नहीं। एक आध रोटी खाने के बाद थाली एक तरफ सरकाकर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर निढाल पड़ गई। सुबह आंखें खुली, अखबार पर नजर जा टिकी। अखबार फेंक गया था। अखबार के मुख पृष्ठ पर नजर पड़ते ही मुझे तो पसीना छूट गया। हमारे इलाके के एक ऐतिहासिक मस्जिद को आतंकवादियों ने ढा दिया था। मैं सरसरी नजरों से खबर पढ़ने लगी। जहां जहां मुस्लिम आबादी वाली कॉलोनियां थी वहां वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। हमारा घर जिस कॉलोनी में था वहां मुस्लिमों की संख्या काफी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस गश्त कर रही थी। मेरा सुबह का सारा प्रोग्राम फेल हो गया। मुझे सपना के घर जाना था, इसलिए नहा धोकर किचन में कल की ब्रेड पड़ी हुई थी, उसे सेक कर नाश्ता किया और बेडरूम में आकर टीवी देखने लगी। फिरने वाली लड़की कमरे में बंद होकर रह गई थी। मम्मी तो अब आने वाली थी नहीं। पापा का भी इंतजार करना बेकार था। हमारी कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही कर्फ्यू का असर था। मुस्लिम ज्यादा थे। मैं रात को जो किचन में था वही खाकर सो गई। रात के 12 बज रहे थे। मैं दरवाजा बंद करके सो रही थी। अचानक ही किसी ने दरवाजा पर थपथपाया। मेरी आंखें खुल गई। इस समय भला कौन हो सकता है? मम्मी पापा में से तो कोई होगा नहीं। मैं दरवाजा खोलने के पक्ष में नहीं थी। तभी फिर दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज हुई। मैं चौकन्नी होकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है इतनी रात को परेशान कर रहा है? आई, देखिए, मैं एक हिंदू हूँ। ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण मेरी जान को खतरा है। बाहर पुलिस गश्त कर रही है। मैं सुबह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। आप दरवाजा खोलकर मुझे पनाह नहीं देंगे तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। जाकर बाहर गश्त करी पुलिस से सहायता मांगो। मैं घर में अकेली हूँ। दरवाजा किसी भी कीमत पर मैं नहीं खोल सकती। तुमसे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने तभी आवाज में कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए।
पुलिस 2 व्यक्तियों पर गोली चला चुकी है। किसी को भी देखते ही गोली मार देने का आदेश है। यहाँ पर मैं सुरक्षित इसलिए हूँ क्योंकि आसपास में कोई नहीं है। पुलिस भी इधर नहीं है। अगर पुलिस इधर आ गई तो शायद ही मैं बच पाऊंगा। यह कहते कहते वह सूख पड़ा। मुझे उस पर दया आ गई। वह सचमुच ही मुसीबत में घिर गया था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। वह यह कोई 20-21 का स्मार्ट युवक था। भय और दहशत के मारे वह थरथर कांप रहा था। उसके चेहरे से बेचारे की टपक रही थी। वह कांपते पांव से अंदर आया और थम से सोफे पर आकर बैठ गया। दीजिए, सुबह से ही प्यास लगी है। मैंने लाइट जलाई और जाके एक गिलास पानी ले आई। वह एक सांस में गिलास का सारा पानी पी गया। फिर बोला, एक गिलास और। अब में समझ में आए जान कितनी प्यारी होती है। अब तो अंदर बैठी है ना, बाहर भेड़ बकरी की तरह लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं जाने कैसे बच गया। वह कल 3 गिलास पानी भी पी गया। तब कहीं जाकर कुछ सामान्य हुआ। मैं पलंग पर बैठती हुई बोली, आप इधर फंस कैसे गए? मैं इधर मम्मी की साड़ी एक दुकान पर लौटाने आया था। दुकान से साड़ी लौटाकर जब बाहर निकला तो सारा दृश्य बदल गया था। चारों तरफ आपस में लोग मार काट रहे थे। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने ही बताया, यहाँ से जल्द निकल लो। इस इलाके की एक मशहूर ऐतिहासिक मस्जिद को कुछ धर्माओं ने गिरा दिया है। यह इलाका मुसलमानों का है। बेमौत मारे जाओगे। मैं दूसरे रास्ते से किसी तरह भागता हुआ इधर चला आया। मची हुई थी। तभी पुलिस आ गई। लोग अपने अपने घरों में घुस गए। मैं आपके मकान की दीवार फांद कर एक कोने में जाकर छुप गया। ईश्वर भला करे आपने मुझे अपने यहाँ शरण दे दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अब सोफे पर इत्मीनान से बैठ जाइए। मेरे यह कहते हुए युवक बोला, आप कहाँ सोएंगे? मुझे तो अंडरवियर और बनियान में सोने की आदत है। कोई दूसरा कमरा नहीं है, मैं वहीं सो जाता। आपके कमरे में मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। यह शर्माते हुए बोला, कमरा तो है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। यह कहते कहते मैंने बत्ती बुझा दी। आज रात क्या होने वाला था रिया के साथ, आगे कहानी पढ़े भाग 4 में।